हेलो स्टूडेंट्स, चहल एकेडमी की इस इकोलॉजी एनवायरनमेंट की सीरीज में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन इम्पॉर्टेंट इश्यूज, इम्पॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं फॉर दिस ईयर यूपीएससी एग्जामिनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे मैंग्रोव से रिलेटेड क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, मैंग्रोव से रिलेटेड कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की है और इंडिया ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मैंग्रोव के डेवलपमेंट में। आइए इस चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। सो दीज आर दी मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स जनरली जो कोस्टल एरियाज में जो फॉरेस्ट होते हैं, जो कि बहुत हाई सेलाइन वाटर के अंदर में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट में टोटल 80 टाइप्स के ट्रीज होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं। जो थोड़ा कम सेलिनिटी में रहते हैं उनको साइप्रस बोलते हैं, जो ज़्यादा सेलिनिटी में रहते हैं वो मैंग्रोव कहलाए जाते हैं। इस तरह की टोटल 80 वैरायटीज होती है जो जनरली हमारे इक्वेटर के आसपास के रीजन में दिखाई देगी। लगभग 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 38 डिग्री साउथ के बीच में इसको टेम्परेचर जो मिलता है वो हाई मिलता है, यानी सूटेबल जो टेम्परेचर है इसका वो 24 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये टेम्परेचर आपको जनरली मिल पाएगा इक्वेटर के आसपास, इसलिए हमें 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 38 डिग्री साउथ तक हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। और भी देशों में ये दिखाई देते हैं लेकिन वहां पे इनकी जो क्वांटिटी है वो कम है, लेकिन जहां पे टेम्परेचर इनको 24 से 36 34 तक मिलता है वहां ये ज्यादा मिलेंगे, यानी हमारे इक्वेटोरियल रीजन के अंदर में, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर में और कुछ रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में हमें मैंग्रोव्स दिखाई देते हैं। आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है हमारे मैंग्रोव्स की, क्यों हमें मैंग्रोव्स इतना ज़्यादा ज़रूरत है। आपको याद होगा 2004 का सुनामी, जहां पे हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट ही थे सुंदरबंस में और वेस्ट बंगाल के पार्ट में, कुछ ओडिशा के पार्ट में और कुछ आंध्रा के पार्ट में, जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया था फ्लडिंग से। नहीं तो इतनी ज़्यादा डेथ होती थी वहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे जो फ्लड आ रहा था तो सुनामी की वजह से वो हो सकता था कि पूरे के पूरे कोस्टल एरिया को तबाह कर सकता था, लेकिन भीतरकनी का मैंग्रोव फॉरेस्ट ने यहाँ पे हमें बचाया, जिसकी वजह से हम बच पाए। प्लस में वहाँ से इंडिया ने एक सीख लिया कि हम जब भी मैंग्रोव को एक तरीके से कंसीडर करते हैं तो उन्हें एक नॉर्मल फॉरेस्ट की तरह मानते हैं, लेकिन सिर्फ ये नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं है, सिर्फ ये कार्बन सिंक की तरह ही काम नहीं कर रहे हैं, ये हमें डायरेक्टली मिटिगेशन में हेल्प कर रहे हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं जो हमारे हैजार्ड्स हैं, डिजास्टर्स हैं, लाइक सुनामी, लाइक साइक्लोन्स, लाइक फ्लड, उससे भी बचाते हैं। आइए इस चीज़ को भी डिटेल में समझते हैं। मैंग्रोव्स को अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो इनको हर एक्ट के अंदर में इसको बचाया जाता है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट है मोर कैपेसिटी टू स्टोर कार्बन, यानी ये दो तरीके से कार्बन को स्टोर कर लेता है। एक तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से करेगा, दूसरा जिस वाटर के अंदर में प्रेजेंट होता है वो सलाइन वाटर होता है, और सलाइन वाटर एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो दो तरीके से, एक तरीके से ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैराइन डाइवर्सिटी, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम इसमें देखें तो लगभग 25,000 से ज्यादा वेराइटीज मैंग्रोव के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मैराइन की जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी 25,000 से ज्यादा स्पीशीज, मैराइन स्पीशीज मैंग्रोव के ऊपर में डिपेंड रहती है। ये कोई ब्रीडिंग के लिए, कोई शेल्टर के लिए, कोई फूड के लिए, कोई आपका सिक्योरिटी पर्पस, कोई प्रोटेक्शन के लिए, कोई सेफ्टी के लिए, कोई यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इतनी सारी स्पीशीज यहाँ पे सर्वाइव करती हैं। तो जरूरत हो जाती है कि मैंग्रोव्स को हम प्रोटेक्ट करें, अदरवाइज ये जो हमारी जो स्पीशीज हैं, 25,000 स्पीशीज हैं लगभग, ये सब सफर करेंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। इट सपोर्ट ग्लोबल फिश पॉपुलेशन को भी बहुत सारा सपोर्ट करती है, जैसे मैंने भी बताया आपको। द प्रमोशनल मेजर्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर में लिया गया है, जहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। दो तरह की स्कीम्स आपने सुनी होंगी, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर में जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, वहीं पे स्पॉन्सर्ड स्कीम में कम कंट्रीब्यूट करती है, स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसका जो प्रोटेक्शन है, कंजर्वेशन है, वो हमने डाला हुआ है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर में, और प्रोग्राम का नाम है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव एंड कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स भी आप जानते होंगे
इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में हमें कोरल रीफ्स भी दिखाई देते हैं, और कोरल रीफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 90,000 स्पीशीज, मैराइन स्पीशीज को एक तरीके से सपोर्ट करता है। जो इसका रीफ स्ट्रक्चर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो इतनी ज्यादा स्पीशीज को कंट्रोल करता है। तो वो अलग अलग पर्पस के लिए स्पीशीज इस पर्टिकुलर रीफ को यूज करते हैं, जो कि कार्बन कैल्शियम से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और वो एक मैराइन का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो मैंग्रोव को प्रोटेक्ट अगर हम करते हैं तो इनडायरेक्टली कॉरल्स की भी हमारी प्रोटेक्शन इनको मिल जाती है। तो और मान सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन का लगभग 40%, मैराइन पॉपुलेशन का 40% हमारे इन दोनों रीजन में ही रहते हैं। फर्स्ट है हमारा कोरल रीफ्स और सेकंड है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये डायरेक्ट अंडर आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर हम एक्ट की बात करें तो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के अंदर में इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो जो अपनी पावर्स हैं उसको डिराइव करते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से। वहां की जो लाइफ है जो हमारे कोस्टल रीजन में है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से डिराइव होती है। फॉरेस्ट जो है हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 1927 से आता है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं वो सभी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए गए हैं। यानी इनके अंदर में एक छोटा टॉपिक मैंग्रोव भी है जिसके थ्रू ये हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके। बात करते हैं मैंग्रोव्स की। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि टोटल 80 से ज्यादा स्पीशीज है मैंग्रोव की। 80 को ठीक से आइडेंटिफाई किया है, लेकिन माना जाता है कि 80 से ज्यादा स्पीशीज हो सकती हैं मैंग्रोव ट्रीज की। लगभग ये 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 38 डिग्री साउथ के बीच में हमें ज्यादा मिलते हैं। स्लो मूविंग वाटर में ज्यादा रहते हैं, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करने में हेल्प करते हैं, और इक्वेटर के आसपास हमें मिलेंगे। और हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे टेम्परेचर फ्रीजिंग ना पहुंच जाए, यानी लो टेम्परेचर ना हो। यानी अगर नेगेटिव में टेम्परेचर है तो ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता, और अगर सपोज कीजिए 0 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस में भी इसको प्रॉब्लम हो सकती है। यानी जो मेन इसका जो मैक्सिमम एवरेज रेंज है वो 20 से लेकर 36-37 डिग्री सेल्सियस तक ये इजीली सर्वाइव कर सकता है। टेंगल्स ऑफ द रूट, यानी जो एक तरीके से जो आप देख पा रहे हैं ये जो टेंगलमेंट है, उलझापन है इसके अंदर में, यही इसकी मेन यूएसपी है, यही इसकी मेन चीज है। जहां पे बहुत सारी स्पीशीज अपने शरण ले लेती हैं, वो शेल्टर ले लेती हैं, प्रोटेक्शन मिलती है, उनको फूड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग भी हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आते हैं स्पॉन करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए, एग देने के लिए। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी लाइफ को सपोर्ट करता है। इट अलाउ द ट्रीज टू हैंडल द डेली राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स। डेफिनेटली इतना ये जो रूटेड होते हैं, कुछ प्लांट्स जो कैटेगरी है, ट्रीज कैटेगरी, वो एक तरीके से फ्लोटिंग है, लेकिन ज्यादातर ये डीप रूटेड है। और डीप रूटेड होने की वजह से प्लस में इस तरीके से एंटेंगल होने की वजह से ये एक तरीके से सूटेबल हो जाता है कि जो बड़ी बड़ी जो वेव्स हैं उनको और जो टाइड्स हैं उसको, उसके इंपैक्ट को कम कर सके, और जो हमारा इफेक्ट है उसको वो कम कर सके। जनरली देखा जाता है टाइड्स दिन में 2 बार आती हैं, तो दोनों टाइप जब हाई टाइड्स आती हैं तो वो हाई टाइड से हमें बचाता है, कोस्टल रीजन में हमें बचाते हैं मैंग्रोव के फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट स्टेबलाइजेज द कोस्टलाइन, रिड्यूसिंग इरोजन फ्रॉम द स्टॉर्म सर्जेस से, इरोजन से बचाता है, करंट से बचाता है, वेव से बचाता है, टाइड्स से बचाता है, फिशिंग ग्राउंड बन जाता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी चीजें, यानी एक तरीके से पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है हमारे मैराइन इकोसिस्टम का, वो बना के चलता है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट। फर्दर अगर बात करें तो इसकी जो हाइट है 9 मीटर तक पहुंच सकती है, किसी किसी केस में इससे ज्यादा भी होती है, लेकिन एवरेज हाइट इसकी 9 मीटर तक पहुंच जाती है। लीव्स जो होती हैं इसकी 5 to 15 सेंटीमीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर को फिल्टर करने में। यानी अगर आप इनकी लीव्स को अगर हम टेस्ट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा सॉल्टी दिखाई देता है। इसका मतलब है जो सॉल्ट का वाटर है वो इसने सक कर लिया और उस वाटर को या तो ब्रैकिश या फिर फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर देती है, ताकि वहां की जो लाइफ है, वहां के जो ट्राइब्स हैं, उनको पानी मिल सकता है प्रॉपर्ली पीने के लिए, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही ज्यादा थिकलेट्स होती हैं, रिप्लीट्स होती हैं, और बहुत सारा एक तरीके से बोल सकते हैं आप इनके ऊपर एलिप्टिकल और स्मूथ एजेस भी प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये इसको स्टोर कर पाती हैं, सैलाइन वाटर को, जो सैलिनिटी है उसको स्टोर कर पाती हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो आपको पेल येलो कलर के दिखाई देंगे। फ्रूट्स भी इसके ऊपर अटैच्ड होते हैं ब्रांच से, इनके पेरेंट की ब्रांच से। एम्ब्रॉयनिक जो रूट होती है वो कई बार सीड्स जो होते हैं इसके, वो पानी
पानी में फॉल कर जाते हैं, और पानी में फॉल करने के बाद जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, पानी में फॉल करने के बाद ये डीप इनसाइड इस तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज दिस इज आवर वाटर लेवल, तो ये जब फॉल करेंगे सीड्स, ये पानी के अंदर में ही ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके जो प्रोपेग्यूल्स हैं और वो अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। ज्यादातर अगर हम देख रहे हैं तो 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं जिनके अंदर में हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। पूरे एरिया की अगर हम बात करें तो 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एटलीस्ट इन्होंने कवर किया है हमारे वर्ल्ड में। पूरे कोस्ट में, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा देखेंगे, यानी 80% के आसपास हमें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, और 20% जो आपके तो टेम्परेट और हमारे पोलर रीजन से वहां पे कम, बहुत ही कम पाए जाते हैं, लेकिन टेम्परेट रीजन में उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सफिशिएंट अमाउंट की मिलते हैं। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मैंग्रोव जो है हमें मिलते हैं मैंग्रोव्स मेनली इंडोनेशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स हमें मिलते हैं। और जब भी यहाँ पे सुनामी और इस तरह के जो भी साइक्लोन्स आए हैं तो उसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। काफ़ी लाखों लोगों को उनकी जान से एक तरीके से उनको बचाया है, उनको खतरे से बचाया है। लगभग अगर हम बात करें मैंग्रोव ट्री कवर जो है वो 31,000 स्क्वायर किलोमीटर है सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, इंडोनेशिया में, पपुआ के अंदर में और ऑस्ट्रेलिया के आसपास में, इन पूरे रीजन के अंदर में। एक सिंपल अगर स्क्वायर माइल की अगर हम बात करें तो जो ब्लू कार्बन सिस्टम है, इकोसिस्टम है मैंग्रोव, hold as much as carbon as the M1 emission of the 90,000 cars, यानी 90,000 कार जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है, उन सब को सिर्फ 1 माइल जो किलोमीटर, जो 1 माइल स्क्वायर का ये फॉरेस्ट है वो अकेला एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो कितना ज्यादा सिंक बना सकता है, कितना ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकता है, जो कि क्रिटिकल सॉल्यूशन की तरह हमारे लिए काम आएगा। अंडर थ्रेट है डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कुछ इंडस्ट्री डायरेक्टली अपना वेस्ट जो है डंप कर देती है ओशियंस के अंदर में, सी के अंदर में। यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से हार्श कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। एक टाइम था जब हमारा पूरा कोस्टल एरियाज भरे होते थे मैंग्रोव से, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो कुल मिला के जो हमारी 8-9 स्टेट्स हैं कोस्टल में, वहां सिर्फ 4 या 5 स्टेट में हमें कुछ लेवल तक ये दिखाई देता है, जहां सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात में दिखाई देता है, अंडमान निकोबार में दिखाई देता है। उसके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं वो कहां पे बहुत ज्यादा कम हो गया है मैंग्रोव के फॉरेस्ट, लॉस इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा है। अगर हम पूरे ग्लोब में अगर एक तरीके से इसमें नजर डालें तो आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा यानी लगभग 33% जो हमारा कवरेज है वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ही है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में दिखाई देता है, वर्ल्ड में अमेरिका में दिखाई देता है, कैरिबियन में दिखाई देता है, उसके बाद हमें साउथ एशिया में दिखाई देता है, ईस्टर्न अफ्रीका में दिखाई देता है, और सबसे ज़्यादा यानी आपको जो गौर करने वाली बात है वो साउथ ईस्ट एशिया और हमारा जो वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका है वहाँ हमें बहुत ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो थाईलैंड, मैक्सिको और इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो मैंग्रोव जो है आर ऑफन कट डाउन टू मेक रूम फॉर द टेम्परेरी श्रिम्पैंस, यानी एक तरीके से एक दूसरे कल्चर को, एक दूसरे चीज़ों को ग्रो कराने के लिए जो हमें इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इसके कॉस्ट पे, यानी हम श्रिम्प्स की और उसकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए मैंग्रोव्स को यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिग्रेडेशन हो रहा है यहाँ पे। और जो कि जब इसमें कटिंग की जाती है और कटिंग होने के बाद ये जब वापस से वाटर में मिल जाता है तो ये दोबारा से और ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मैंग्रोव फर्दर एक तरीके से अगेंस्ट एक कंडीशन हो जाती है जिसमें इसकी डेथ होना एक तरीके से संभव हो पाता है। मैंग्रोव डेंस फॉरेस्ट सिस्टम जो है वो टाइडल फ्लो को बचाता है, इंकरेज द डिपोजिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट विद सेडिमेंट्स, यानी जो हमें कोस्टल रीजन में जो सेडिमेंट्स मिलते हैं, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सेडिमेंट्स चाहिए होते हैं वो हमें इस पर्टिकुलर रीजन से मिल जाते हैं। लेकिन अगर यही नहीं रहेंगे तो ये सारी चीजें भी नहीं हो पाएंगी। अगर ये लॉस हो जाता है, मैंग्रोव आर वेरी डिफिकल्ट टू रीप्लांट ड्यू टू शिफ्ट इन वेरी सेडिमेंट द रूट हेल्प कीप इन
प्लेस। और इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, एक बार यूपीएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि टेम्परेट फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में से अगर ये दोनों अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो किस फॉरेस्ट को दोबारा से जल्दी रीग्रो किया जा सकता है। वहां पे ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया था इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को, उसकी जो लग्जूरियस जो एक तरीके से डेंस रूट सिस्टम है, जबकि ऐसा नहीं है। टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो फास्ट रेट से ग्रो करेगा एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। यानी उसके लसनेस पे हमें नहीं जाना है, हमें देखना है उसकी लीचिंग पावर के ऊपर में। सेम इज द केस विद मैंग्रोव। यानी अगर दूसरे फॉरेस्ट को अगर हम कट करते हैं, अगर वो 10 साल में वापस आता है, वहीं पे ये अगर कट करते हैं तो 40 साल में ये वापस उसी लेवल का ग्रो हो पाएगा। यानी इसका डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा उसके लिए। अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को कट करते हैं तो दूसरे फॉरेस्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा लॉस हमें बियर करना पड़ सकता है। ग्लोबल अगर लॉसेस की अगर हम बात करें तो जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर ये टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी पानी में जब हम कल्चरिंग करते हैं और भी चीजें जब इसके साथ ग्रो करते हैं तो धीरे धीरे मैंग्रोव जो है उसकी जो फर्टिलिटी कम होती चली जाती है और मैंग्रोव जो है धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। दूसरा है नेचुरल रिट्रैक्शन। फिर हो सकता है हमारा ऑयल पाम जो हम बना रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है डायरेक्ट सेटलमेंट, जो ट्राइबल रीजन्स जो सेटलमेंट्स हो गए हैं वो कटिंग करके मैंग्रोव को कट करके वहां सेटलमेंट्स बनाते हैं, उसकी वजह से भी यहां पे कम हो रहा है। वुड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप जानते होंगे इसकी जो वुड होती है बहुत ही अच्छी होती है हैंडीक्राफ्ट के लिए, तो हैंडीक्राफ्ट में इसको लिया जाता है जिसकी वजह से इसको कट किया जाता है। नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट सेटलमेंट्स होते रहते हैं। कभी राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी फील्ड होती है ये, क्योंकि राइस एक ऐसी क्रॉप है जो सलाइन वाटर में भी ग्रो कर सकती है और एसिडिक मीडियम में भी ग्रो कर सकती है। तो राइस एक ऐसी क्रॉप होती है जो कोस्टल एरिया में जब रिस्क किसी को नहीं लेना होता तो वो राइस ग्रो करता है, क्योंकि अगर फ्लडिंग भी हो जाती है कोस्टल रीजन के अंदर में बिकॉज ऑफ द सुनामी, तब भी वो सर्वाइव कर सकता है। इसलिए जो राइस कल्टीवेशन यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से मैंग्रोव जो है यहाँ पे कम होते हुए दिख रहे हैं। बात करते हैं इनिशिएटिव्स की। जो हमारी कंट्री है और भी दूसरी कंट्रीज हैं, इन सब कंट्रीज ने मिलके कुछ ग्रुप्स बनाए हैं मैंग्रोव के प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें सबसे पहला है 2004 के बाद होने वाला जो सुनामी था 2004 में, उसके बाद होने वाली जो मीटिंग्स थी उसमें डिसाइड किया गया कि हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, स्पेशली जो इंडिया के आसपास वाली कंट्रीज हैं, मालदीव्स हैं, सेचिलीज हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और इस तरह की सारी कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया। 2004 के बाद उन्होंने एक लेसन लिया कि हमारा जो अभी इतना डिजास्टर हुआ है उसमें मिटिगेशन नहीं हो पाया इतना, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल था मैंग्रोव का। यानी अगर मैंग्रोव अगर इतनी फास्ट रेट से नहीं कटे होते तो आज हम एक तरीके से इतना हमें डरने की जरूरत नहीं थी। तब इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर को चेयर करता है IUCN और UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये दोनों एक साथ मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर को एक तरीके से कंट्रोल करते हैं और ये चेयर करते हैं। इसके अंदर में बहुत सारी एजेंसी, सेक्टर, कंट्रीज और ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। मेन पर्पस है मैंग्रोव्स को बचाना, उसके लिए कैंपेन करना और अवेयरनेस को स्प्रेड करना, एडुकेट करना, लोगों को पढ़ाना उसके बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस है मैंग्रोव की हमारी लाइफ में। इसमें मेनली इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सेचेलीज, श्रीलंका और थाईलैंड जैसी कंट्री हैं। धीरे धीरे करके इसमें और भी कंट्रीज ऐड हो गई, जैसे बांग्लादेश, कंबोडिया, म्यांमार, पाकिस्तान एंड वियतनाम। ये सब वो कंट्रीज हैं जो इंडिया के आसपास वाले इंडियन ओशन के आसपास में रहती हैं, और वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जो सुनामी है और जो साइक्लोन है उससे कहीं ना कहीं परेशान है। तो हमें इस तरह की चीजों को मिटिगेशन में लेना चाहिए और उसके ऊपर एक तरीके से एफर्ट डालने चाहिए। ग्रांट फैसिलिटी ऑफर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज ग्रांट्स टू सपोर्ट इनिशिएटिव्स। यानी कंट्रीज के अकॉर्डिंगली अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो दूसरी कंट्रीज है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। उदाहरण के लिए सपोज कीजिए अगर बांग्लादेश की कैपेसिटी नहीं है तो इंडिया और ये बाकी कंट्रीज मिलके उसको हेल्प प्रोवाइड करेगी। कभी अगर इंडिया को जरूरत पड़ेगी तो वो दूसरी कंट्रीज हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो इस तरह के ग्रुप बनाया गया था ताकि एक तरीके से हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाएं। स्पेशली बिफोर 2004 इस तरह का कोई मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपरली नहीं हुआ करता था। आफ्टर 2004 इंडियन सुनामी ये सारी चीजें स्टार्ट की गई।
उसके बाद फिर 2000 आपके जो कोप 27 हुआ हमारे कुछ टाइम बाद, कोप 27 के अंदर जो शर्म एल शेख अभी इजिप्ट के अंदर में हुआ, उसके अंदर में डिसाइड किया गया कि हम मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर जैसा ही कोई प्रोग्राम लेकर आएंगे, जब बनाया गया हमारा मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इसके अंदर में डिसाइड किया गया कि कोप 28 के अंदर में हम क्लियर कट इसमें डिसीजंस लेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले जो बात होती है वो कोप 27 में होती है, जिसके फाइनल डिसीजंस कोप 28 में लिए गए। और अभी जो फिलहाल कोप 29 चल रहा है 11 नवंबर से, उसके अंदर भी इस तरह की डिस्कशंस होना स्टार्ट हो गए हैं। मेंबर कंट्रीज की बात करें, यूएई, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड श्रीलंका, स्पेन, ये सारी जो कंट्रीज हैं इसका पार्ट हैं। धीरे धीरे करके इसमें कंट्रीज ऐड ऑन होती चली जा रही है। आपको यूपीएससी पर्पस के लिए ये सारे जो कंट्रीज हैं इनको याद रखना पड़ेगा, प्लस में अपडेट करना पड़ेगा जब एग्जाम के टाइम पे, ताकि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको कर पाए। मेन पर्पस है इसका एजुकेट करना, एजुकेशन है, स्प्रेड अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड ऑन द रोल ऑफ द मैंग्रोव इन द वर्ल्ड। जो हमारा इसका मेन ग्लोबल वार्मिंग में जो पोटेंशियल है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का जो पोटेंशियल है इसका, उसको हमें एक तरीके से स्प्रेड करना, उस एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 45.8% पूरे साउथ एशिया का, साउथ एशिया पूरे वर्ल्ड का लगभग, जैसे मैंने अभी बताया, 5 to 6% ये कंट्रीब्यूट करता है। उसका लगभग 45% हमारे इंडिया में ही है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो सुंदरबन, सुंदरबन जो नाम है वो सुंदरी से आया है, और सुंदरी बोलते हैं एक तरीके से ये मैंग्रोव को। तो मैंग्रोव का हिंदी में एक तरीके से अगर इसका वो किया, अगर कन्वर्जन किया जाए तो उसको हम बोलते हैं सुंदरी, क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखाई देते थे बहुत पहले। तो सुंदरी से बना हमारा सुंदरबंस, और सुंदरबन जो है वो सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल और द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद इंडिया में आता है हमारे गुजरात, और उसके बाद आता है हमारा अंडमान निकोबार। ये चीजें थोड़ा चेंज होती रहती है, और ये अभी फिलहाल ये 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली है। अब जब नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी हो सकता है उसमें ऊपर नीचे हो जाए, बट एज पर 2021 रिपोर्ट दिस इज द थिंग। द सुंदरबन मैंग्रोव इकोरीजन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट, जो इसमें सबसे ज्यादा जो हेरिटेडोफॉर्म्स है, जिसको हम सुंदरी बोलते हैं, जो एक जो मैंग्रोव ट्री है उसकी एक टाइप है। मैंने जैसे बताया आपको 80 टाइप्स हैं, उसमें से एक टाइप था, उसको हम हिंदी में सुंदरी, और जो टेक्निकल इसका नेम है, बायोलॉजिकल नेम है हेरिटियाफॉर्म्स, उससे आया है। और ये एक तरीके से धीरे धीरे करके जो इंडो पैसिफिक रीजन का स्पेशली जो सबसे लार्जेस्ट प्रीडेटर है, यानी टाइग्रेस, पैंथेरा टिग्रिस, वो यहां पे आपको मिलता है। तो इसका ये नेचुरल हैबिटाट है। कुछ टाइम पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको घड़ियाल को अगर नेचुरल इकोसिस्टम में देखना है तो कहां पे देखना होगा, उसका आंसर था चंबल, चंबल रिवर, यानी चंबल रीजन में घड़ियाल आपको नेचुरल इकोसिस्टम में दिखाई देगा। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि अगर पैंथेरा टिग्रिस को अगर आपको नेचुरल प्रीडेशन में देखना है और लार्जेस्ट प्रीडेटर है जो कि, तो आप कहां देख सकते हैं, दैट इज सुंदरबंस। वहीं पे फिर हम बात करते हैं G20 के मीटिंग्स के आसपास में, और दूसरी जो मीटिंग्स हुई उसमें एक और डिसीजन लिया गया, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट बनाया गया, जिसमें स्पेशली कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, ग्लोबल मैनेजमेंट इसमें किया, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के साथ में। ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं इसमें, पॉलिसी मेकर्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज हैं इसके अंदर में, और कुल मिला के ये सारी कंट्रीज को एक साथ लेकर आती है रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने में। इनका भी मेन पर्पस है कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करें और लोगों को बताएं कि क्या इंपॉर्टेंस है इस मैंग्रोव की, और उससे रिलेटेड यहां पे जो कंजर्वेशन प्लान्स है उनको इंप्लीमेंट कराया जाए डिफरेंट कंट्रीज द्वारा। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉलिसी मेकर जो है इंडोनेशिया के वेस्ट पेपुआ के प्रोविंस टू एस्टैब्लिश फिल्म कंजर्वेशन गाइडलाइंस इंक्लूडिंग द प्लेसमेंट ऑफ 30। इसी वजह से, यानी इस अलायंस के होने की वजह से जो इंडोनेशिया और ये पपुआ जो रीजन है वहां पे अगर हम बात करें, स्पेशली वेस्ट पपुआ की अगर हम बात करें,
तो उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपने 30% एरिया को मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ले लेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे इंडिया के अंदर भी मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज आर इक्विवेलेंट टू द नेशनल पार्क्स, बट फर्क कितना है, नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो लैंड पे होते हैं और मैराइन जो प्रोटेक्टेड एरिया जो कोस्टल एरियाज में होते हैं। लगभग अगर हम बात करेंगे तो 130 से ऊपर मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंडिया के अंदर में, जहां सबसे ज्यादा मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज अंडमान निकोबार में है, 4 के करीब हमारे लक्षद्वीप में है और बाकी हमारे पेनिनसुलर इंडिया में है। एलिमिनेशन ऑफ थ्रेट ऑफ 100% ऑफ द प्रोविंस मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी इन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया, स्पेशली इंडोनेशिया वेस्ट पपुआ ने डिसाइड किया है कि 30% एरिया को इसमें कन्वर्ट कर लिया जाएगा। यानी एक बहुत बड़ा इफेक्ट एक तरीके से यहां से जनरेट होता है मैंग्रोव अलायंस की वजह से। तो कंट्रीज इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं और मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें पीछे नहीं है। मैंग्रोव से रिलेटेड एक और प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर श्योरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, मिस्टी जो प्रोग्राम है यूनियन बजट 2023-24 में इसको अनाउंस किया गया था और इसको अनाउंस करने के इमीडिएटली बाद में इसमें मीटिंग्स होने लगी। स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो मिस्टी को लॉन्च किया गया था 5 जून, जो कि एनवायरमेंट डे भी है और इसके अंदर में मेनली जो कंट्री बात कर रहे हैं वो मेन इनका फोकस है कि इस तरह की स्कीम्स यहां पे लेकर आए और जिससे मैंग्रोव के जो कंट्री जो हमारे एक तरीके से टोटल एरिया है 252 किलोमीटर स्क्वायर का, जो हमने 2015 से 2021 तक बढ़ाया, उसको और भी बढ़ाया जाए और धीरे धीरे करके पूरे कोस्टल एरिया में हमारा जो मेन टारगेट है, यहां पे हमने परसेंटेज तो फिक्स नहीं किया है, लेकिन हम पूरे कोस्टल एरिया में मैंग्रोव्स को ग्रो करना चाहते हैं। तो जो रीजन लाइक पुडुचेरी रीजन हो गया, केरला रीजन हो गया, जहां पे बहुत फास्ट रेट से मैंग्रोव डिक्लाइन कर रहे हैं, वहां पे दोबारा से रीग्रो कराने के लिए यहां पे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। मिस्टी एनवाइसेज रिस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 540 किलोमीटर स्क्वायर, स्प्रेडिंग 9 स्टेट्स के अंदर में, 3 यूटीज के अंदर में फॉर ए पीरियड ऑफ 5 जो आपका टाइम पीरियड है 5 साल तक के पीरियड में इसको हमें कवर करना है। द स्टेट हैव बीन इंक्रीज टू टेक एक्टिविटीज अंडर द मिस्टी थ्रू कवरेज प्रोग्राम्स, और धीरे धीरे करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अपने कवरेज एरिया को भी बढ़ा रही है। जो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो हमारे इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से वर्ल्ड फेमस है, स्पेशली सुंदरबंस की वजह से। तो ये जरूरी हो जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट भी उस पर्टिकुलर जगह को विजिट करते हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल वाले रीजन में और उड़ीसा वाले रीजन में, तो उस वजह से जरूरी हो जाता है कि अब इसको खासा इस पे ध्यान दें। और इस तरह के टॉपिक्स हमारे यूपीएससी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।